नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी ज्योग्राफी क्लास। हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है जिसमें ज्योग्राफी क्लास से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो इससे पहले की जो क्लास थी उसमें आपने देखा हमने पृथ्वी की गतियों पर बात किया था, और पिछली क्लास में हमने शायद आपको परिक्रमण और परिभ्रमण में हिंदी में शायद जो है आपको कुछ शब्द में गलती मिली होगी। तो उससे कोई मतलब नहीं, मैंने जो है रोटेशन और रेवोल्यूशन आपको इंग्लिश में बता दिए थे। तो अगर ऐसा होगा तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा। मैंने रोटेशन को अलग और रेवोल्यूशन यानी कि पूरा जो पृथ्वी घूमती है सूर्य को, उसका अलग से समझा दिया था, ठीक है ना। इस क्लास में हम बात करेंगे उससे आगे और देखेंगे कि अपसौर और उपसौर क्या होता है। अपसौर और उपसौर क्या होता है, और इसके साथ साथ इस क्लास में हम यह भी समझेंगे कि कोरियालिस बल क्या होता है। कोरियालिस बल क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोग्राफी के, और लगातार अभी हम भूमिका ही बना रहे हैं जियोग्राफी को समझने की। तो उसी क्रम में आज हम इन तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उपसौर, अपसौर और इसके अलावा कोरियालिस बल। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करिए, उससे भी जुड़िए, उसे फॉलो करिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाने के लिए आपको ओनली यूपीएससी लिखना होगा, इंस्टाग्राम पे जाकर के आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर आपको जुड़ना है तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां से हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो करिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी आप सर्च करके फॉलो करिए, और जो लोग नए हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ता है। और ये एकमात्र संस्था है पूरे भारत में जो आपको यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी बिल्कुल फ्री करवाती है। बहुत सारे हजारों वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं क्लास के, इस चैनल पर आप देख सकते हैं और उससे अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और ये जो क्लास आपकी चल रही है 2023 का जो हमारा टारगेट है, 2023 यूपीएससी को लेकर के हम सीरियसली तैयारी आपकी करवा रहे हैं, पूरी फ्री करवाएंगे। सारे सब्जेक्ट चलेंगे, मेरे अलावा भी कई टीचर आएंगे जो आपको पढ़ाएंगे, और एकदम से फ्री सभी क्लासेस चलेंगी, हर सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 3 क्लासेस ज्योग्राफी की हो चुकी हैं, उनको भी आप लोग जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे उपसौर और अपसौर क्या होता है, उसके बाद में हम आएंगे कोरियालिस बल पर, उसको भी समझेंगे। कल हमने रोटेशन और रेवोल्यूशन को समझ लिया था अच्छे से। तो ये है आपका सन, सूर्य, ठीक है ना। ये है सूर्य देवता, और ये है आपकी पृथ्वी, अर्थ, और यहां भी आपकी ये पृथ्वी है, अर्थ, और ये जो है चक्कर लगा रही इसका सूर्य का। चक्कर का दिशा क्या होता है, मैंने बताया था वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी जो है वेस्ट टू ईस्ट जो है रेवोल्यूशन करती है सूर्य की, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आपको अपसौर और उपसौर समझाना चाहते हैं कि ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो ये 2 टर्म हैं जो ये बताते हैं कि पृथ्वी की स्थिति जो है वो सूर्य के सापेक्ष क्या है। तो क्या लिखेंगे आप कि एक लाइन आप लोग लिख लेंगे अपने नोट्स में, अपसौर एवं उपसौर, अपसौर एवं उपसौर पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थिति को दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो अपसौर एवं उपसौर पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थिति को दर्शाते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो डिस्टेंस है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो डिस्टेंस है वो एवरेज रूप से, अगर एवरेज आप देखेंगे तो ये 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर है जो है डिस्टेंस पृथ्वी और सूर्य के बीच में। लेकिन ये परिस्थितियां बदलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्ट उसी जो है 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर रहता है। ये स्थितियां क्यों बदलती है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो ये पथ है, जिस पथ पर ये पृथ्वी सूर्य का जो है परिक्रमा कर रही है, वो पथ अगर वृत्ताकार होता,
अगर वो पथ जो है वृत्ताकार होता तो कहीं ना कहीं वो दूरी बराबर होती, क्योंकि वृत्त में आप जानते हैं कि अगर सेंटर से किसी भी बिंदु को आप मिलाएंगे तो दूरी क्या होगी, समान होगी। इसे क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है, और वृत्त की त्रिज्या जो है हमेशा समान होती है। बट हमारे पास समस्या क्या है कि जो परिक्रमा का पथ है, जो पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य का, उसका जो पथ है वो वृत्त ना होकर के क्या है, दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त है। और दीर्घवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो समान नहीं होती है, त्रिज्या समान नहीं होती है। दीर्घवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो समान नहीं होती है। अतः क्या होगा कि दूरी जो है घटेगी और बढ़ेगी। अच्छा, जब माइल्यूट होता है तो उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन जहां पर डिफरेंस इतना हो कि जो सूर्य से उष्मा प्राप्त होती है उसमें ही जो है उलटफेर हो जाए, यानी कि कम ज्यादा होने लगे, तब कहीं ना कहीं उसे कंसीडर किया जाएगा और उसे एक विशेष घटना माना जाएगा। तो जो आपकी उपसौर की स्थिति है, जो उपसौर की स्थिति है, इस स्थिति में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो सबसे कम होती है। तो आप लिखेंगे यहां पर उपसौर की स्थिति में, उपसौर की स्थिति में सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, उपसौर की स्थिति में सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। क्या होती है, सबसे कम होती है। सबसे कम होती है। और ये कितनी होती है, यह लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर के आसपास होती है। कितनी, 14.7 किलोमीटर के आसपास ये होती है। तो जो उपसौर की स्थिति है इसमें क्या होती है कि डिस्टेंस सबसे कम होती है। और ये घटना कब होता है, उपसौर की जो घटना है वो आपको 3 जनवरी को देखने को मिलती है। 3 जनवरी को आपको उपसौर की घटना देखने को मिलती है। उपसौर की घटना का प्रभाव क्या होता है, उपसौर की घटना का इंपैक्ट क्या होता है, उपसौर की स्थिति में क्या होता है, आप इसको भी नोट डाउन करेंगे आगे। उपसौर की स्थिति में, उपसौर की स्थिति में पृथ्वी पर 7% अधिक विकिरण प्राप्त होता है। 7% अधिक विकिरण प्राप्त होता है। अब आप ये कहेंगे कि गुरुजी ये बताइए कि 3 जनवरी को तो ठंडी होती है, जनवरी में खूब ठंडी होती है, और आप कह रहे हैं कि विकिरण भी ज्यादा प्राप्त होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी भी कम हो जाती है। तो बिल्कुल ये सही बात है, ठंडी आपके नॉर्दर्न इंडिया में होती है, पूरी पृथ्वी पर नहीं होती है उस समय। और होता क्या है कि जब उपसौर की स्थिति होती है तो आप देखते हैं एक जो है, आप शायद इस बात को आप मानते भी हैं कि जब 1 जनवरी बीत जाता है तो धीरे धीरे क्या होती है, ठंडी डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। ठंडी जो है 1 जनवरी के बाद में डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। नवंबर से स्टार्ट होने वाली जो ठंडी है वो दिसंबर तक पीक पे जाती है और उसके बाद में डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है उपसौर की स्थिति के कारण। तो भारत में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर चूंकि ये ठंडी का मौसम होता है तो टेम्परेचर अपेक्षाकृत बढ़ता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ता कि उसका असर हो। लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर है इंडिया, पृथ्वी का, या जो है सदर्न पार्ट आप इंडिया का अगर देखेंगे, अगर इंडिया का सदर्न पार्ट आप देखेंगे तो चूंकि क्या होता है कि आप नॉर्थ इंडिया से कंपेयर करेंगे तो साउथ इंडिया में क्या होगी, अपेक्षाकृत गर्मी ज्यादा होगी। हालांकि हमारा पूरा का पूरा इंडिया जो है किसमें है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो होता क्या है कि वहां पर आपको गर्मी ज्यादा महसूस होती है क्योंकि 7% एक्स्ट्रा विकिरण जो है आपको यहाँ पर
प्राप्त होता है। तो ये हो गई आपकी उपसौर की स्थिति। अब हम देखते हैं कि अपसौर की स्थिति में क्या होता है। तो इसको मैं मिटाता हूं और लिखता हूं अपसौर की स्थिति। तो अपसौर की स्थिति में आप लोग लिखेंगे अपसौर की स्थिति में, अपसौर की स्थिति में पृथ्वी एवं सूर्य, अपसौर की स्थिति में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी होती है। क्या होती है? सर्वाधिक दूरी होती है। और यह दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर के आसपास रहती है। कितनी? 15.2 करोड़ किलोमीटर के आसपास रहती है। ठीक है ना? 15.2 किलोमीटर के आसपास ये रहती है। ऐसे में क्या होता है, जिससे पृथ्वी पर सूर्य का विकिरण 7% कम प्राप्त होता है। सूर्य का विकिरण 7% कम प्राप्त होता है। सूर्य का विकिरण पृथ्वी पर 7% कम प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका अपसौर। और अपसौर कब होता है? यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को यह स्थिति होती है। तो इस प्रकार आपने अपसौर और उपसौर को देख लिया। अब हम बात करेंगे कोरियालिस बल की। कोरियालिस बल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आपके परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आपने अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं कोरियालिस बल। कोरियालिस बल, कोरियालिस फोर्स, ये क्या होता है? तो पृथ्वी के रोटेशन के कारण ये होता है। सबसे पहली बात आप लिखेंगे पृथ्वी के रोटेशन के कारण, पृथ्वी के रोटेशन के कारण यह घटित होता है। पृथ्वी के रोटेशन के कारण यह घटित होता है। ठीक है ना? इसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में वस्तुएं दाईं ओर एवं सदर्न हेमिस्फीयर में बाईं ओर मुड़ जाती है। बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है ना? तो उसके कारण जो है आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वस्तुएं दाईं ओर और सदर्न हेमिस्फीयर में वस्तुएं बाईं ओर मुड़ जाती हैं। और इसी के कारण चक्रवात की दिशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घड़ी के सुइयों के
विपरीत तथा सदर्न हेमिस्फेयर में घड़ी के सुइयों के सापेक्ष होती है। ठीक है ना, इसके सापेक्ष होती है। तो ये है कोरियालिस बल, जो कि एक प्रकार का कोई बहुत ही प्रभावकारी बल नहीं है, लेकिन फिर भी दिशा मोड़ने में बहुत सहायक होता है। जो विंड्स होती है उनकी दिशा को मोड़ने में इसका बड़ा योगदान होता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, उपसौर और अपसौर को पढ़ा और कोरियालिस बल को पढ़ा। जो अगली क्लास होगी उसमें हम इससे आगे बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बात जो आपको समझाई गई समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपके दिमाग में सवाल, संदेह, कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसका जवाब भी आपको मिलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे डेटा देखने को मिलते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर भी ओनली यूपीएससी सर्च करके उसे फॉलो करें। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।